हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एजुकेशन आप तक में। मेरे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सेंटेंस के बारे में, क्लाज के बारे में, फ्रेज के बारे में, फनीम के बारे में, मॉर्फिम के बारे में, जो एक कड़ी होती है कि अंग्रेजी किस तरह से हमारी चलती है और किस तरह से हमने सीखनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो है वो आप जरूर देखें। उसमें ये बताया था कि हमें सबसे पहले क्लाज क्यों पढ़ेंगे, हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये बातें भी हमें पता चलेंगी। और क्लाज इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि सेंटेंस आपको पता है अंग्रेजी में एक ही होता है, चाहे वो कितना ही लंबा हो, एक पेज पर भी हो सकता है वो एक सेंटेंस, लेकिन उसके अंदर क्लाज कई हो सकते हैं। सेंटेंस कई नहीं होंगे, क्लाज कई प्रकार के हो सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर क्लाज 2 से 3 4 5 अनलिमिटेड है, कितने भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले होल टू पार्ट चलना पड़ेगा। सबसे छोटी चीजें आसान नहीं होती, याद रखना, बड़ी चीजें आसान होती हैं। तो पहले हम बड़ी चीज को ही सीखेंगे, क्लाज सीखेंगे। क्लाज के बाद हम क्लाज के अंदर क्या होता है, फिर फ्रेज सीखेंगे। फ्रेज से क्लाज बनते हैं। फ्रेज के अंदर शब्द सीखेंगे, और शब्द सीखेंगे तो आपको पता ही है पार्ट ऑफ स्पीच आ ही जाते हैं दोस्तों। वो पार्ट ऑफ स्पीच मॉडर्न अंग्रेजी इन्हें क्या कहती है, वर्ड कैटेगरी कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा एक वो सही नहीं मानती, क्योंकि आप वाक्य को 2 भागों में बांट सकते 3 में, लेकिन वह अध्ययन तो शब्दों का होता है। तो खैर वो बाद की बातें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लाज की। दोस्तों, सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि क्लाज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लाज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनके प्रकार कितने होते हैं क्लाज के, हाउ मेनी टाइप। तो टोटल अगर देखें प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेन क्लाज। पहला कौन सा होता है दोस्तों? मेन क्लाज होता है। दूसरा प्रकार इसका होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लाज दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज होता है दोस्तों। तो ये 2 तरह के क्लाज होते हैं। इसके अंदर आपको मेन क्लाज बहुत इजी होता है पहचानना, वो आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लाज में आपको क्या मिलेंगे, सबऑर्डिनेटर मिलेंगे, जैसे और हो गया, कोई नोर हो गया, कोई इफ हो गया, कोई अनलेस हो गया। इस तरह के आपको मिलेंगे, सबऑर्डिनेटर मिलेंगे, वो सारे सबऑर्डिनेट क्लाज ही होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखें। अब एक तो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे क्लाज के अंदर कि मेन क्लाज बताइए, या पूछा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाज बताइए। एक और भी सवाल इसमें बनता है, वो क्या बनता है अगर इसी मामले में देखें तो इसका ये कोई प्रकार नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस होता है वो हो सकता है कि ये बताइए क्लाज किस तरह का है। फाइनाइट क्लाज है, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देगा और पूछेगा, या पूरा क्लाज लिख देगा और पूछेगा कि बताइए ये फाइनाइट क्लाज है या नॉन फाइनाइट क्लाज है। तो इसमें एक कैटेगरी अगर हम देखें तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, एक तो आपको नाम होगा फाइनाइट और एक होगा नॉन फाइनाइट। ये 2 नाम आपको मिलेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट क्लाज कौन से होंगे, ध्यान रखें दोस्तों, ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा। अब पहली बात आती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारी चीज सबसे पहले हमें क्या सीखनी है कि क्लाज को पहचाने कैसे, क्या करें, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लाज, यानी पहचान कैसे करें। इनकी पहचान करनी जरूरी है। पहचान कैसे करें, ये सवाल हमारे मन में आता है, कैसे करें। तो बिल्कुल ये प्रश्न अगर हमारे मन में आता है तो पहचान कैसे करनी है दोस्तों इनकी, तो ध्यान रखें। एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि क्लाज को पहचान करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं। एक मेथड आपको जो आरपीएससी लेवल के बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए, दूसरा आपको बाकी सभी एग्जाम के लिए। वैसे दोनों में काम करता है, लेकिन 1% रह जाता है। 99% और 100%। हमें 100% वाला भी सीखना चाहिए, 99% वाला। कैसे? अब आपको ये तो पता होगा, एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक सेंटेंस आपको जो दिया हुआ होगा, सेंटेंस की बात कर रहा हूं, वो कितना लंबा हो सकता है, ध्यान रखें। जितनी मेन वर्ब होंगी ना एक वाक्य के अंदर, क्या होंगी, जितनी मेन वर्ब होंगी उतने हमारे पास क्या होंगे, उतने क्या होंगे, उतने क्लाज होंगे। उतने क्या होंगे दोस्तों, उतने क्लाज होंगे एक वाक्य के अंदर, उतने क्लाज। जितने मेन वर्ब उतने क्लाज, ये हमारा रूल काम करता है 99%। ये बात आप
ध्यान रखें 99% कर जाएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं है। मैन वर्ब तो आपको पता ही होंगी कौन सी होती हैं, जिनके वर्ड मीनिंग होते हैं वो सारी मैन वर्ब ही हैं लगभग। अब दूसरी तरफ देखो, अगला क्या है, जितनी वर्ब फ्रेज, जितनी वर्ब फ्रेज होंगी उतने ही क्लाज होंगे। ये रूल 100% सही है। ये रूल क्या है दोस्तों, 100% सही है। ध्यान रख लेना मेरी इस बात का, ये रूल 100% सही है। जितनी वर्ब फ्रेज होंगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, क्लाज होंगे। अब आपके माइंड में ये आएगा जी हमें तो वर्ब फ्रेज का भी नहीं पता, मैन वर्ब का तो पता होगा। जितने वर्ड मीनिंग, जैसे ये गो है, ये एक मैन वर्ब है, देख लो चाहे गो क्या है, एक मैन वर्ब है। गो का मतलब क्या होता है, जाना, और जिसका अर्थ में न आए लास्ट में हिंदी में, वो सारी मैन वर्ब ही होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब रही बात वर्ब फ्रेज की, तो वर्ब फ्रेज में आपको बता देता हूं क्या होती हैं। वर्ब फ्रेज जो अगर हम बात करें तो मॉडर्न अंग्रेजी और ट्रेडिशनल, मैं दोनों तरह से बात करूंगा। देखिए एमएचएम एक टॉपिक होता है, क्या होता है, एक टॉपिक आता है आपके पेपर में एमएचएम। क्या नाम आता है टॉपिक का, एमएचएम। अगर ये टॉपिक दिया हुआ है और फिर क्लास आ जाए उस पेपर में तो देखो आपको मॉडर्न अंग्रेजी यूज करनी है, मॉडर्न अंग्रेजी के रूल, और वरना चलो ट्रेडिशनल पर, ठीक है। अब मैं आपको मॉडर्न सिखाऊंगा और ट्रेडिशनल दोनों। अब देखो मॉडर्न अंग्रेजी क्या कहेगी, वर्ब, पहले बात तो फ्रेज सीखो। फ्रेज क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात, यहां मैं ऐसे ही बेसिक बात बता रहा हूं। फ्रेज होता है, पुरानी अंग्रेजी कहती है कि अनेक शब्दों का समूह है, अनेक शब्दों का समूह है, अनेक शब्दों का समूह है, अनेक शब्दों का समूह है। अब अनेक शब्दों का समूह है तो होगा वो, लेकिन उसके अंदर कोई क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी दोस्तों, जिस तरह से इस तरह से नहीं समझोगे। मैं एक वाक्य लिख देता हूं, आप भली भांति उस तरह से समझ जाओ। जैसे मैंने लिखा ही प्लेज फुटबॉल, ऐसे समझोगे आप आसानी से, जिस तरह से मैं। अब देखिए यहां क्या है, ये एक मैन वर्ब है, आपको पता चल गया होगा ये क्या है, एक मैन वर्ब है प्ले। ये बता रही है टेंस। अब देखो अब आपको इसका उत्तर मिल गया, मैंने ये भी साथ में कहा था ना कि ये बाद में बताऊंगा। तो अब इसका मतलब है जिसमें टेंस होगा ना, टेंस हो, वो सारी की सारी फाइनाइट होती हैं। जो टेंस बताती हैं वो फाइनाइट होती हैं, ध्यान रखो वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा क्लाज है वो फाइनाइट क्लाज ही हो गया। जो पहली होगी ना, जो पहली वर्ब होगी, आपको ध्यान ये रखना है, जो पहली वर्ब होगी वही माननी है आपको। पहली वर्ब अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट क्लाज, और नॉन फाइनाइट, क्योंकि नॉन फाइनाइट में क्या होगा, उसमें टेंस नहीं होगा, टेंस नहीं होगा, टेंस नहीं होगा। जो नॉन फाइनाइट होती हैं उसमें टेंस नहीं होता मेरे दोस्तों। जैसे कि आगे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एक वाक्य इधर लिखता हूं, ही वांट्स टू प्ले, मैंने इतना लिख दिया फुटबॉल, आगे कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहो। तो दोस्तों बात ये है कि अगर आप चाहते हो, ये देखो ये एक वर्ब है, यहां पर एक वर्ब ये, एक वर्ब ये, दो वर्ब है। हमेशा याद रख लेना पहली वर्ब टेंस बताती है, चाहे वो अंग्रेजी की कोई भी बात, कोई भी सेंटेंस या कोई क्लास क्यों नहीं लिखा हो, हमेशा पहली वर्ब बताएगी। ये देखो ये बता रही है टेंस, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। इसमें भी अंतर होते हैं, वो आगे बात करेंगे जब टेंस पढ़ेंगे। ये देखो दूसरा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, क्यों, क्योंकि इसमें टेंस नहीं है, टेंस नहीं है तो नॉन फाइनाइट है। कौन सी है, नॉन फाइनाइट, तो ये क्लास नॉन फाइनाइट हो ही नहीं सकता। अब मॉडर्न अंग्रेजी कहती है कि जितनी वर्ब उतने ही क्लोज, तो इसमें दो क्लास होगी कि नहीं होगी, एक ये रहा और एक ये रहा, दो क्लास बिल्कुल है इसके अंदर। लेकिन पुरानी अंग्रेजी ऐसा नहीं मानती, पुरानी अंग्रेजी इसको एक ही क्लास मानेंगी। वो आगे जब मैं गहराई से पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, एक बार मैं सिर्फ इनके बारे में आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, नई चीज, यहां पर नॉन फाइनाइट भी पता चल गया आपको, फाइनाइट भी पता चल गया, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। मैन क्लास है ही है, क्योंकि इसमें कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है, ये देखो कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये मैन क्लास हो गया, ये बात भी ठीक। जितनी मैन वर्ब उतने क्लास, तो देखो मैन वर्ब एक, और इसमें भी मैन वर्ब एक, और एक यहां रह गई मैन वर्ब, तो ये गलत हो गया नहीं 99%। मैन वर्ब तो आप इसको भी मानोगे और इसको भी मानोगे, मैन वर्ब ये दोनों, तो ये गड़बड़ होगी ना 99% सही। ये इसलिए कह रहा था, लेकिन
वर्ब फ्रेज बात करी हमने, क्या कहा, वर्ब फ्रेज जितनी होंगी 100%। तो ये क्या कहती है अंग्रेजी, जो मॉडर्न अंग्रेजी एमएच में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ये देखो एक ही शब्द है, ये कितना है, एक शब्द, ये कितना है, एक शब्द अपने आप में, ये भी कितना है, एक शब्द अपने आप में, ये नाउन है, ये भी नाउन है, और ये वर्ब है। तो देखो इसके, ये नाउन है तो ये कहती है एक शब्द का भी क्या बनता है, फ्रेज बनता है, तो ये नाउन फ्रेज बोल दो, इसको वर्ब फ्रेज बोल दो, और इसको नाउन फ्रेज बोल दो। बात क्लियर हो गई ना, हो गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउन है तो नाउन फ्रेज, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज, और फिर नाउन है तो नाउन फ्रेज बोल दो। क्लियर हो गया मेरी बात। इसी तरह से इसमें ये नाउन है तो नाउन फ्रेज हो गई, इसी तरह से ये वर्ब है तो वर्ब है फ्रेज हो गई। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो वर्ब फ्रेज है, ये अपनी अलग से है, क्यों, इसके साथ नहीं है ये कोई। ही वांट्स, टू प्ले की जगह तो कुछ और भी लिख सकते थे, कोई जरूरी है टू प्ले लिखना। ही वांट्स फुटबॉल, वह फुटबॉल चाहता है, हो सकता है लेना चाहता हो, ही वांट्स टू टेक फुटबॉल। तो ये कोई इसके कारण नहीं है ना, इसका इस पर दबाव है। यहाँ ही वांट्स की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखता हूं दोस्तों, नेक्स्ट पेज लेता हूं, यहां अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखो कैसे होता है। मैंने लिखा, एक तो मैंने वाक्य लिखा, ही वांट्स टू प्ले चेस, एक तो मैंने लिखा ये। अब एक मैं वाक्य लिखता हूं इधर, ही was going to play chess। ये दो वाक्य लिखे हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पहली बात तो कही थी कि जो पहली वर्ब होती है उसमें टेंस होता है, इसमें टेंस है ना, प्रेजेंट है, सिंपल मान लो, इंडेफिनिट मान लो, जो आपकी मर्जी है, एक बार तो कुछ ही मान लो, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये दूसरी वर्ब हो गई, इधर भी यही पड़ी है सेम की सेम, क्या कोई असर हुआ इन दोनों पर, नहीं हुआ, लेकिन यहां तो हो रहा है ना गड़बड़। देखो ये मैंने कहा पहली वर्ब हमेशा टेंस बताती है, तो पहली वर्ब अगर टेंस बता रही है तो ये क्या बता रही है, ये कुछ ही नहीं बता रही, ये तो पार्टिसिपल है अपने आप में। क्यों, क्योंकि ये इसके कारण इसका असर इस पर पड़ रहा है। ये वाज आया तो ये गोइंग आई, अगर मैं यहां हैज लिख देता, आप एक बार मानो, तो क्या यहां गोन नहीं आता, क्या बिल्कुल आता ना, लेकिन ये तो फिर भी ऐसा ही पड़ा रहता है, इस पर कोई असर नहीं होगा। ये बदलेंगे इसके कारण, ये इसके कारण बदल गया। ही हैज गोन टू प्ले चेस, वह जा चुका है चेस खेलने के लिए, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये बात है जो जिसके कारण ये अब पूरी की पूरी वर्ब फ्रेज हो गई, ये पूरी की पूरी वर्ब फ्रेज हो गई एक, और ये वर्ब फ्रेज हो गई एक, तो क्या ये दो हो गए कि नहीं हो गए, दो क्लास इस वाक्य के अंदर। लेकिन पुरानी अंग्रेजी ऐसा नहीं मानती भाई, पुरानी अंग्रेजी कहती है पूरा का पूरा फंडा ही एक ही है, एक ही क्लास है ये। वो बाद की बात करेंगे, इन ये क्यों है कैसे, इनके उत्तर तो गहराई से जब आगे क्लास जैसे संपूर्ण होगा तब पता चल जाएगा। अब बात आई, ये क्या है, पुरानी अंग्रेजी में कोई भी ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि पुरानी अंग्रेजी कहती है शब्दों का समूह ही फ्रेज कहलाता है, लेकिन मॉडर्न अंग्रेजी कहती है एमएचएम है तो इसको फ्रेज मानोगे, ये जो नाउन है तो इसको बोल दो नाउन फ्रेज। और ये क्या बोलोगे इसको, ये तो हो ही गया वर्ब, वर्ब है तो वर्ब फ्रेज, ये भी वर्ब है, ये इतनी है तो वर्ब फ्रेज, और ये इतना, ये फंडा है तो ये नाउन है तो ये नाउन फ्रेज हो गए। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, इसी की बात करते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक चीज बताऊंगा मैं आपको, आपने टू नाम की एक चीज देखी होगी, इसका नाम प्रीपोजिशन भी है, इसका नाम इन्फिनेटिव भी है। क्या नाम है इसका, एक तो प्रीपोजिशन, एक तो नाम इसका आपने नाम पढ़ा होगा प्रीपोजिशन, और एक नाम पढ़ा होगा इन्फिनेटिव। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मार्कर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है नाउन या नाउन के जैसे आते हैं, और नाउन या नाउन के जैसे हो उनको कहते हैं अंग्रेजी में नाम नॉमिनल। अब ये नाउन या नाउन के जैसे कौन कौन हो सकते हैं, एक तो नाउन खुद ही हो गया, और नाउन प्रोनाउन भी नाउन ही होता है, नाउन के जैसा हो गया। एक जीरंड जिसका वर्ब से आईएनजी लगा के बनाते हैं वो भी नाउन ही होता है, ठीक है। तो ये आते हैं इसमें, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता, इसमें सीधी बेस फॉर्म आती है, इसके बाद क्या आती है, इन्फिनिटिव होगा तो इसके बाद क्या आएगी, बेस, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म आती है कि नहीं आती, बेस फॉर्म आती है,
ठीक है, अब देखो कैसे ये चीज आगे कैसे हल होती है। इसमें मैंने क्यों बताया, इसको जरूरी क्या था यहां बताना, इसलिए जरूरी था दोस्तों क्योंकि ये कई तरह से पंगा आपके साथ मोल ले सकता है। जैसे पेपर में एक वाक्य आ गया, ही यूज्ड टू प्ले चेस इन हिज चाइल्डहुड। वह चाइल्डहुड मतलब वह अपने बचपन में क्या खेला करता था, वह अपने बचपन में क्या खेला करता था, वह ये खेला करता था, क्या, चेस खेला करता था। कब, इन ही चाइल्डहुड। अब एक सुनो मेरी बात, मॉडर्न अंग्रेजी में अगर ये देखो एक नई बात यहां पर भी बता दूं, मॉडर्न अंग्रेजी में अगर प्रीपोजिशन है, यहां क्या है प्रीपोजिशन, तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो कि ट्रेडिशनल अंग्रेजी में नहीं है। ट्रेडिशनल अंग्रेजी में तीन ही तरह की हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, चौथी कोई फ्रेज नहीं है। और इसके अंदर 6 मिलेंगी आपको। वो कैसे होंगे वो तो देखो फ्रेज करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन जब भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद तो नाउन होगा ही, क्योंकि ये देखो हीज आ गया और ये चाइल्डहुड आ गया, तो ये नाउन है। लेकिन आपको ये बताना, अब आप सोचोगे जी नाउन तो है, फिर ये बताओ नाउन फ्रेज क्यों नहीं हुआ, ये बात भी जायज है। तो इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि ये प्रीपोजिशन के लिए है। इसके कहने का मतलब है इसका मुख्य शब्द कौन सा है, इसका मुख्य शब्द कौन सा है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की वजह से आते हैं ये, और प्रीपोजिशन है दोस्तों तो प्रीपोजिशन फ्रेज ही बोलना है, याद रख लेना मेरी बात। एडवर्ड, इसमें एडवर्ड देखा जाता है, चाहे कोई भी हो, एडवर्ड प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ड है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एडवर्ड के कारण ये सारी की सारी रामायण आई है यहाँ, तो इस कारण इसको एडवर्ड जो भी होगा उसका नाम के साथ फ्रेज जोड़ दें तो एडवर्ड प्रीपोजिशन, तो पीपी बोल दो इसको। ये एक ही बचा बेचारा, चेस अकेला ही है, ये नाउन है, एडवर्ड ही खुद ही है, तो इसको बोल देंगे नाउन फ्रेज। ये टू प्ले एक क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, कोई टेंस नहीं है इसमें, नॉन फाइनाइट बोल दो इसको। और ये वर्ब फ्रेज भी होगी क्योंकि अपनी अलग ही घर बसा के बैठी है। ये बता रही है यूज टू, वैसे इसके साथ आता है, ध्यान रखें, ये तो ऐसे ही रटा देते हैं, ये अलग चीज है दोनों। यूज्ड वर्ब होगी, टेंस बता रही है पास्ट, और पास्ट टेंस बता रही है तो क्या होगा, ये वर्ब फ्रेज अपनी है। टेंस बताई तो फाइनाइट वर्ब भी होगी, ये भी पता चल गया आपको। ये एक अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये नाउन है, और नाउन है तो क्या है फिर नाउन फ्रेज है। ये मॉडर्न अंग्रेजी ऐसे चलती है दोस्तों। एक शब्द का, जितने भी एक शब्द हैं वो नहीं मानेंगे, कौन नहीं मानेंगे भाई, पुरानी अंग्रेजी अपनी वाली ट्रेडिशनल, जो रूल लगभग पेपरों में ट्रेडिशनल के चलते हैं, ये एमएचएम में ऐसा मानते हैं, एमएचएम टॉपिक होगा वहां पर। तो ये पूरा का पूरा अगर पूछा जाए फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, तो आपको पहली वर्ब देख लेनी है, फाइनाइट है ना, तो ये पूरा का पूरा फाइनाइट क्लास ही है, पूरा का पूरा फाइनाइट क्लास है। पूछे क्लास कितने, तो 2, 1 ये पढ़ा, जितनी वीपी उतने क्लास, 1 वीपी 2 वीपी, जितने वीपी उतने क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी चीज देखते हैं, नेक्स्ट, एक सेंटेंस में टोटल कितनी वर्ब आ सकती हैं। अब नेक्स्ट बात ये, तो ध्यान रखें एक सेंटेंस में कितनी वर्ब फ्रेज हो सकती हैं, ये मैटर नहीं है, बात है कितनी वर्ब फ्रेज में एक साथ एक सेंटेंस में कितनी वर्ब आ सकती हैं। तो टोटल ध्यान रखें एक सेंटेंस में 5 वर्ब से ज्यादा वर्ब नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती, देखो मैं आपको विस्तार से मैथ जैसे पढ़ते हो आप इस तरह से बताऊंगा। ऑक्सिलरी, फिर मैं लिखता हूं ऑक्सिलरी, आप भी लिख सकते हो इफ यू वांट, इसके बाद ऑक्सिलरी, इसके बाद फिर ऑक्सिलरी, टोटल कितनी होगी 4, देख सकते हो 4 होगी, और फिर लिख दूंगा मैं मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली वाली हमेशा बताएगी टेंस, क्या बताएगी दोस्तों, टेंस बताएगी, पहली वाली वर्ब हमेशा टेंस बताएगी। लास्ट वाली हमेशा मेन वर्ब होगी, लास्ट वाली हमेशा मेन वर्ब होगी, ये बात जीवन में याद रख लेना। टोटल कितनी हो गई, 1, ये 2, ये 3 और 4 ही आ सकती हैं ऑक्सिलरी, लास्ट वाली तो 5वीं मेन वर्ब होगी, ये जीवन में याद रख लेना। अब इसको शॉर्टकट तरीके लिखना चाहते हो तो लिख लो चाहे। अब मैं इसी को अगर ये महाभारत न लिख के और मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहता
तो मैं ऐसे भी लिख सकता था वीपी, और आगे लिखूंगा भी तो आपको समझ में आना चाहिए, ये वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना तो वो ऊपर कर जाएगा। तो ऑक्जुलरी वर्ब, ऑक्जुलरी क्या होती है, 0 से 4, ऑक्जुलरी भी सिखाऊंगा आगे, वर्ब का टॉपिक आएगा। 0 से 4 प्लस मैन वर्ब। अब आप इसको शॉर्टकट तरीका ये है भाई, इसका क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके उदाहरण दे देता हूं, कहीं आप सोचोगे ऐसे ही फेंक रहा है ये तो भाई आजकल मीडिया का जमाना है, आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट हम देखेंगे, क्या देखेंगे को देखो वर्ब कौन सी होती है। पहली आपने ऐसा वाक्य पढ़ा होगा, ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल। अब पहली बात, सेंटेंस कौन सा, फाइनाइट क्लाज। क्लाज कितनी है, एक ही है, क्यों, वर्ब भी एक ही है ना, तो ये वीपी एक है, वीपी एक है तो एक क्लाज। क्या वर्ब एक नहीं आई, एक, ठीक। अगला बढ़ते हैं, दूसरा मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं। जैसे यहां हम इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग फुटबॉल लिख सकते थे ना। तो ये बताओ, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, ये टेंस बता रही है कि नहीं बता रही, बताओ, ये टेंस बता रही है ना, तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, और ये भी क्या है, ये मैन वर्ब होगी, मैन वर्ब। एक तो मैन वर्ब होगी लास्ट वाली मैन वर्ब, दो वर्ब हैं, पहली टेंस बताएगी, ये देखो पहली टेंस बताएगी, और लास्ट वाली हमेशा मैन वर्ब होती है, वो मैन वर्ब रहेगी, ये लास्ट वाली दो ही वर्ब हैं, तो एक तो मैन वर्ब होगी। तीसरा देखो, तीसरा है हैज बीन और प्लेइंग, ये लो, एक मैंने ये लिख दिया हैज बीन प्लेइंग। अब देख लो कितनी वर्ब होगी, पहली टेंस बता रही है ना, ऑक्सिलरी होगी। अगली कौन सी बता रही है, ये देख लो, ऑक्सिलरी होगी, और ये कौन सी हो गई, मैन वर्ब हो गई। देख लो चाहे, हो गई ना, बिल्कुल हो गई। अगला देखते हैं, अगला है विल या सेल में से कोई एक ले लो, मैंने विल ले लिया, ठीक है। विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग। तो ये देखिए विल हैव बीन प्लेइंग, कितनी वर्ब हैं टोटल गिनो। पहली टेंस बता रही है ना फ्यूचर का, तो ऑक्सिलरी टेंस बता दिया। हैव बीन ये परफेक्ट बता रहा है, तो ये टेंस तो ये बताएगी ये फ्यूचर के, लेकिन टेंस होता ही नहीं फ्यूचर, याद रखने ना, टेंस दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। क्यों होते हैं आगे बताऊंगा, ये आप किताबों में पढ़ के आए, ये कचरा था सब कुछ। हैव बीन, तो ये क्या हो गई, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये वाली इधर वाली, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ठीक है। और ये प्ले मैन वर्ब हो गई कि नहीं हो गया, ईएनजी इसके साथ जुड़ गया, तो ये मैन वर्ब। अब देख लो चाहे, ये मैन वर्ब लास्ट ही लास्ट, और ये ऑक्सिलरी पहली टेंस बता रही है। अगला देखो, एक और लिख देता हूं मैं आपको ये सामने, यहां इस साइड लिख रहा हूं, अगला इस साइड लिख देते हैं, विल। अब आपको इसी को पैसिव वॉइस में भी आ सकता था, विल हैव बीन बीइंग प्लेड, ये। अब गिनो इसको टोटल, अब आप गिन, तो मुझे पता है फास्ट लिया होगा, ये टेंस बता रही है, इसको ऑक्सिलरी मान लिया, ये भी ऑक्सिलरी हो गई, ये भी ऑक्सिलरी हो गई, ये भी ऑक्सिलरी हो गई, और ये मैन वर्ब हो गई। अब देख लो भाई, आपको टोटल आपके सामने है, सारा का सारा खेल ये रहा, ये रहे, देख सकते हो टोटल ये रहा, ये देखिए टोटल बताइए कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। पहली टेंस बता रही है, लास्ट मैन वर्ब, और पहली बताने वाली टेंस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम इसी के आगे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।